तो हमने क्या पढ़ा था कि पहले कटिबंध से पहुंचने वाला जो आयाम होता है वही प्रभावी होता है, बाकी सारे अपने आप में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो अपन क्या कहेंगे, परिणामी आयाम होगा ना वो नियरली इक्वल टू होगा -r2/2k, -r2/2k। ठीक है, तो तीव्रता I इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, kr2² which gives us I2/4। ठीक है, इसी प्रकार ये अपने पास क्या है, पहला केस हो गया। पहले केस में अपन ने क्या कहा था कि माना चक्ति का आकार ऐसा है जो प्रथम कटिबंध को पूर्णतया क्या कर लेती है, रोक लेती है। अगर प्रथम कटिबंध को पूरी तरह से रोक लेती है तो r1 इक्वल्स टू 0। अगर r1 इक्वल्स टू 0 तो शुरू कहां से करेंगे अपन, -r2 + r3 -r4 + r5 से अपन शुरू करेंगे। जैसे ही अपन ने शुरू किया उसके बाद अपने पास क्या आया, r1 इक्वल्स टू परिणामी आयाम इक्वल्स टू -r2/2। तो तीव्रता क्या आएगी, I इक्वल्स टू kr2²/4 I2/4। ठीक है, इसके बाद में अपन केस सेकंड लिखेंगे। केस सेकंड लिखा अपन ने, यदि चक्ति का आकार इस प्रकार है कि वह प्रथम दो कटिबंधों को रोक लेती है, रोक लेती है, तो बिंदु P पर परिणामी आयाम, ये केस सेकंड कर रहे हैं अपन, r1 इक्वल्स टू 0 r2 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू क्या आएगी, r3 -r4 + r5 -r6 डैश। ठीक है, जो भी जितने भी अपन कटिबंध ले रहे हैं, n कटिबंध तक ले रहे हैं, n कटिबंध की बात हो रही है। ठीक है, r इक्वल्स टू r3 -r4 + r5 -r6। प्रथम दो कटिबंधों को चक्ति क्या कर रही है, बीच में ही ब्लॉक कर रही है। ठीक है, तो r की नियरली वैल्यू कितनी होगी, r3/2। r की नियरली वैल्यू कितनी होगी, r3/2। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, kr3²/4 which gives us I3/4। तो अपने पास जो नई इंटेंसिटी है ये वो क्या आएगी, I3/4। तो तीसरे कटिबंध के कारण जो इंटेंसिटी जाएगी उसकी 1/4 के बराबर होगी अपने पास, जो भी वहां पे अपन को बिंदु P पर इंटेंसिटी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, हम जानते हैं कि r1 is greater than r2 is greater than r3 is greater than rn। जैसे जैसे कटिबंध आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनकी संख्या आगे की तरफ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनका आयाम क्या होता जाता है, कम होता जाता है। देखो ये अपन पहले भी कर चुके हैं कि जो संपूर्ण आयाम है वो लगभग पहले के कारण ही होता है, जो भी पहला कटिबंध वहां पहुंच रहा है उसके कारण ही वहां पे आयाम होता है। अतः I1 is greater than I2 is greater than I3 is greater than IN। तो जैसे जैसे अपन आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे या चक्ति का आकार बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे बिंदु पर तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। चलिए ये अपन ने किया है। इसके बाद लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि अवरोधक के मान में वृद्धि करने पर या अवरोधक के आकार में वृद्धि करने पर तीव्रता में कमी आती है, परंतु केंद्रीय बिंदु सदैव चमकीला प्राप्त होता है। केंद्रीय बिंदु सदैव चमकीला प्राप्त होता है।
केंद्रीय बिंदु सदैव चमकीला प्राप्त होता है। चलिए, ये अक्ष पे जो बिंदु था P, अपन ने उसकी बात की। बिंदु P चकती से विवर्तन के कारण हमेशा चमकीला ही प्राप्त होगा, भले ही चकती का आकार कुछ भी हो, भले ही चकती का आकार कुछ भी हो। अगर विवर्तन हो रहा है तो बिंदु P हमेशा चमकीला ही प्राप्त होगा। हालांकि उसकी तीव्रता क्या होती जाएगी, चकती के आकार के साथ साथ कम होती जाएगी। चलिए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं अपन। ये पहला टॉपिक हो गया अक्षीय बिंदु पर। अब अपन सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, निरक्षीय बिंदु पर। सेकंड टॉपिक पर अपन करते हैं चकती के अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता, अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता, अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता। P1 की बात हो रही है यहाँ पे। ये W है, ये W डैश है। हमको क्या करना है, P1 पर क्या करना है, तीव्रता का मान ज्ञात करना है। चलिए इसका डायग्राम की बात बनाते हैं। ये कोई पर्दा है, ये चकती है, चकती की ये ज्यामितीय छाया है। उसके बाद में ये सोर्स है S, ये A, ये B, ठीक है। ये बिंदु है P, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये बिंदु है P1, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। और ये तरंगाग्र है W डैश, W डैश। अब अपन क्या मान रहे हैं कि बिंदु P1 के लिए, ये P1 है, बिंदु P के लिए तो तरंगाग्र का ध्रुव है O, जो केंद्रीय बिंदु होता है, ठीक है। जिससे अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड दूरी निकाल रहे हैं। O अपन ने कल पढ़ा था जब अपन ने अर्धावर्ती कटिबंधों से दूरियां निकाली थी तब। और बिंदु P1 के लिए केंद्रीय बिंदु है O डैश। यहां से बिंदु से अपन ने लाइन खींची P1 पे, ठीक है। चलिए, तो कुछ प्रकाश कहां से पहुंच रहा है, बिंदु A से पहुंच रहा है, और कुछ बिंदु B से पहुंच रहा है, कुछ बिंदु A से पहुंच रहा है और कुछ बिंदु B से पहुंच रहा है। चलिए इसके बाद में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ये सोर्स है S। अब अपन को बिंदु P पर तीव्रता का मान निकालना है। क्या तीव्रता होती है, किस पे निर्भर करती है। इसमें लिखेंगे माना बिंदु P1 के लिए, माना बिंदु P1 के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O1 है, O1 है, O1 है। अतः बिंदु P1 पर तीव्रता, बिंदु P1 पर तीव्रता WA तथा W डैश B, क्योंकि AB को तो रोक रही है पूरी तरह से चकती, ठीक है। WA तथा W डैश B के कारण उत्पन्न होगी, के कारण उत्पन्न होगी। इस स्थिति में A तथा B दो नवीन कला संबद्ध स्रोतों की तरह
व्यवहार करते हैं। दो नवीन कला संबद्ध स्रोतों की तरह व्यवहार करते हैं। अतः बिंदु P1 पर A तथा B से पहुंचने वाली तरंगिकाओं के मध्य पथांतर क्या होगा? BP1 माइनस AP1। पथांतर BP1 माइनस AP1। BP1 माइनस AP1 तथा आयाम इस पथांतर पर निर्भर करेगा। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि पथांतर 2n + -1 λ/2 का λ/2 के बराबर है तो व्यतिकरण के कारण बिंदु P1 काला प्राप्त होता है। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, यदि पथांतर n लैम्डा के बराबर हो तो बिंदु P1 चमकीला प्राप्त होता है। ये अपन ने क्या किया? निरक्षीय बिंदु पर ज्यामितीय छाया के अंदर देखिए, जब अपन ने व्यतिकरण प्रतिरूप के बारे में पढ़ा था चकती के लिए, तो अपन ने ये दो टॉपिक लिखे थे, 2 पॉइंट लिखे थे कि व्यतिकरण प्रतिरूप का केंद्रीय बिंदु, जो ज्यामितीय छाया का भी केंद्रीय बिंदु है, सदैव चमकीला प्राप्त होगा। ये भी अपन प्रूफ कर चुके हैं। उसके बाद में एक पॉइंट ये भी अपन ने पढ़ा था कि इस चमकीले बिंदु के चारों ओर वृत्ताकार धुंधली वलय बनती है। वही वलय P1 और P2 पर ही बनती है। यहाँ पे भी ज्यामितीय छाया के अंदर, ठीक है। तो वो वलय अपन को दिखाई नहीं देती है, बनती वो वलय है, लेकिन अपन को घूमी हुई फ्रिंजें दिखाई देती हैं। इसके बाद में अपन ने ज्यामितीय छाया की तो बात कर ली, लेकिन एक केस और बच रहा है। इस ज्यामितीय छाया के बाहर जो अपन ने उसके परिणाम में लिखा था, परिणाम में यही तो लिखा था अपन ने कि ज्यामितीय छाया के बाद में समान चौड़ाई की वृत्ताकार फ्रिंजें, समान चौड़ाई की एकांतर फ्रिंजें बनती हैं, ठीक है। अपन को उस चीज को पढ़ना है। चलिए टॉपिक का नाम लिखिए, चकती की ज्यामितीय छाया के बाहर, स्थित किसी बिंदु पर, चकती की ज्यामितीय छाया के बाहर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता, ये बिंदु है P, जिसके अपन ने बात की।
ये इसकी ज्यामितीय छायाएं हैं एफ जी, ये इसकी ज्यामितीय छाया है। अपन को ये जो बिंदु P2 है, इस बिंदु P2 पर क्या करना है, तीव्रता का मान निकालना है। देखिए ये बिंदु P1 है, तो P पर अपन निकाल चुके, P2 पे अपन निकाल चुके, तो P1 पे अपन निकाल चुके। अब अपन को कहाँ निकालना है, P2 पर। तो ये वृत्ताकार तरंगाग्र है, गोलीय तरंगाग्र है W W डैश, और इस बिंदु को अपन क्या मान लेते हैं, O2। इस बिंदु को अपन क्या मान रहे हैं, O2। ठीक है, यहां से एक सीधी रेखा भी कहां जा रही है, P2। यहां पे एक सीधी रेखा जा रही है P2 पर, ये A हो गया, ये B हो गया, इसे अपन O2 मानते हैं। इसके बाद में लिखेंगे, माना बिंदु P2 के लिए वही सब चीजें जो अपन करते आए हैं वही चल रही है, स्थितियां बदल रही हैं बस। माना P2 के लिए, माना P2 के लिए तरंगाग्र का ध्रुव, तरंगाग्र का ध्रुव O2 है। माना P2 के लिए तरंगाग्र का ध्रुव O2 है, तरंगाग्र का ध्रुव O2 है। अतः बिंदु P पर, P2 पर, बिंदु P2 पर तरंगाग्र का कुल प्रभाव, तरंगाग्र का कुल प्रभाव किस किस के कारण हुआ, WO2 का प्रभाव, WO2 का प्रभाव प्लस O2A का प्रभाव, O2A का प्रभाव प्लस AB से कुछ प्रकाश जा नहीं रहा है, अपारदर्शी शक्ति है, BW डैश का प्रभाव, BW डैश का प्रभाव, BW डैश का प्रभाव। ठीक है, ये तीन है। अब देखिए BW डैश की दूरी P2 से बहुत अधिक है, इनके रेस्पेक्ट में तो बहुत ही ज्यादा अधिक है, तो अपन क्या करते हैं, इसके प्रभाव को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। चलिए लिखिए इसमें, BW डैश की दूरी अधिक होने के कारण, BW डैश की दूरी अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण बिंदु P2 पर इसका प्रभाव, बिंदु P2 पर इसका प्रभाव नगण्य माना जा सकता है, नगण्य माना जा सकता है। अतः P2 पर प्रभाव किस किस के बराबर होगा, WO2 का प्रभाव प्लस O2A का प्रभाव, WO2 का प्रभाव प्लस O2A का प्रभाव। देखिए अपन को करना क्या है, अब सीधी सी बात है, WO2 को अपन n अर्धावर्ती कटिबंधों में बांट सकते हैं, तो इसके कारण तो सीधा ही प्रभाव अपन को वहां पे मिल जाएगा। बात रहेगी सिर्फ O2A की, तो O2A को अपन क्या करेंगे, कितने अर्धावर्ती कटिबंधों में बांटेंगे, उनमें से कितने जाएंगे, कितने रहेंगे, ये सब चीजें अपन को करनी है। ठीक है, तो ये WO2 तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सा है, इसका कोई अपन को ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। चलिए लिखेंगे इसमें, माना तरंगाग्र को, माना तरंगाग्र को विभिन्न अर्धावर्ती कटिबंधों में, विभिन्न अर्धावर्ती कटिबंधों में, विभिन्न अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित किया गया है, विभिन्न अर्धावर्ती कटिबंधों में विभाजित किया गया है, जिसके कारण बिंदु P पर आयाम, जिसके कारण बिंदु P पर आयाम R1 R2 R3 है, R1 R2 R3 डैश 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 है। अतः समस्त तरंगाग्र WW डैश के कारण, WW डैश के कारण उत्पन्न परिणामी आयाम, उत्पन्न परिणामी आयाम क्या होगा,
ये अपन ने किया। इसके बाद में लिखेंगे अतः अर्ध तरंगाग्र WO2। देखिए ये इसका ध्रुव है तो आधा किधर है, इधर, और आधा इधर है। अर्ध तरंगाग्र WO2 के कारण बिंदु P2 पर परिणामी आयाम आधा हो जाएगा। इसका मान R1/2 आता है, R1/2, तो ये क्या हो जाएगा, R1/4। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो WO2 के कारण जो परिणामी आयाम आएगा वो R1/4 आ गया। मैंने कहा था आपसे कि बिल्कुल सिंपल सा आएगा ये, तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत अपन को नहीं आएगी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब कुछ स्थितियां बनेंगी अपने पास, उनको अपन को कैलकुलेट करना है और इसका मान इसके साथ जोड़ना है। चलिए लिखेंगे केस फर्स्ट में क्या आएगा, माना P2 की स्थिति इस प्रकार है कि प्रथम कटिबंध का आधा हिस्सा ही O2A में उपस्थित हो पाता है। आधा हिस्सा ही O2A में उपस्थित हो पाता है। तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, यदि अपन ऐसे माने कि इसका आकार ऐसा है कि आधा ही अर्धावर्ती के निकट पहुंच रहा है, तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, ये प्लस जो आधे का पहुंच रहा है वो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, R1/4 प्लस R1/2, R1/4 प्लस R1/2। चलिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R1 प्लस R1 डिवाइडेड बाई 4, 3R1/4, R इक्वल्स टू 3R1/4। ये अपने पास परिणामी आयाम का मान आ गया। अतः तीव्रता I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KR², की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/16 R1² इक्वल्स टू 9/16 I1। चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पूछे जाते हैं 5 ईयर में, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं 5 ईयर में, आप चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना है उसमें क्या कह रहे हैं, केस सेकंड में माना P2 की स्थिति इस प्रकार है कि प्रथम दो अर्धावर्ती कटिबंधों के आधे आधे भाग O2A में उपस्थित हों तो O2A के कारण परिणामी आयाम क्या होगा, R इक्वल्स टू R1 माइनस R2/2। अतः बिंदु P2 पर परिणामी आयाम R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1/4 प्लस R1 माइनस
r2/2। अब इसका अपन टोटल करके देख चुके हैं, 3r1/4 माइनस r2/2। तो देखेंगे अपन क्या देख रहे हैं, आयाम का मान घट गया, पहले से ज्यादा घट गया। चलिए, अतः स्पष्ट है कि, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे अपन। अतः स्पष्ट है कि आयाम के मान में कमी आ जाती है, आयाम के मान में कमी आ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि P2 की जैसे जैसे बिंदु P से दूरी बढ़ती जाती है, P2 की जैसे जैसे बिंदु P से दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एकांतर क्रम में काली तथा चमकीली वलय बनती जाती है, काली तथा चमकीली वलय बनती जाती है तथा चमकीली वलयों की तीव्रता कम होती जाती है, चमकीली वलयों की तीव्रता कम होती जाती है। चलिए, ये अपन ने क्या किया, वृत्ताकार चकती, जिसमें चकती एक अवरोधक है, उसके कारण अपन ने क्या पढ़ा, विवर्तन प्रतिरूप पढ़ा। अपन ने विभिन्न प्रकार की क्या पढ़ी, स्थितियां पढ़ी। अगर अपन इसको पूरे ग्राफ से डिनोट करें कि वास्तव में होता क्या है, पूरे के पूरे अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको अपन ग्राफ से डिनोट करें, तो अगर मैं ये कहूं कि ये केंद्रीय बिंदु P है, ये F है और ये G है, तो ये क्या हो गई, इसकी छाया, ज्यामितीय छाया हो गई। चलिए, ये अपन ने ज्यामितीय छाया बता ली। इसके बाद में अपन को पता है कि बिंदु P सदैव चमकीला प्राप्त होता है, बिंदु P सदैव चमकीला प्राप्त होता है, तो बिंदु P पर हमेशा चमक रही है, ठीक है। उसके बाद में एकांतर क्रम में क्या बनती है, काली व चमकीली वलय बनती है, एकांतर क्रम में काली तथा चमकीली वलय बनती हैं, जो थोड़ी धुंधली होती हैं, ठीक है, जिनकी तीव्रताएं क्या होती जाती हैं, कम होती जाती है। ये अपन ने जो ज्यामितीय छाया है उसका व्यतिकरण प्रतिरूप, विवर्तन प्रतिरूप ये है। उसके बाद में जैसे अपन ज्यामितीय छाया से बाहर की तरफ निकलते हैं, ज्यामितीय छाया से बाहर की तरफ जैसे निकलेंगे, एकांतर क्रम में चमकीली और काली हमें क्या मिलेगी, वलय मिलेगी। एकांतर क्रम में क्या मिलेगी, चमकीली तथा काली वलय मिलेगी, जिनकी तीव्रताएं क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ये जो पीक है, जितनी इस ग्राफ की ऊंचाई है वो उतनी ही तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है, तो धीरे धीरे तीव्रताएं क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये तो बिंदु P पर है, P पर हमेशा ये केंद्रीय बिंदु है, तो केंद्र बिंदु हमेशा चमकीला प्राप्त होगा, उसके दोनों तरफ चमकीली तथा काली वलय बनेंगी जो धुंधली होंगी, ठीक है। उसके बाद में ज्यामितीय छाया के बाहर एकांतर क्रम में समान चौड़ाई की फ्रिंजें बनेंगी, ये चमकीली फ्रिंज को रिप्रेजेंट करती है, ये स्थिति काली फ्रिंज को, ये फिर से चमकीली, ये फिर से काली। ध्यान रखें, जैसे जैसे बिंदु P से दूरी बढ़ती जाएगी दोनों तरफ, चाहे से अपन F की तरफ जाएं, चाहे से G की तरफ जाएं,
चमकीली फ्रिंजों की जो तीव्रता है उसका मान कम होता जाएगा। तो ये जो अपन ने किया है पूरा ग्राफ वो एक तरह से समरी है जो अपन ने एक्सपेरिमेंट में किया है। रिजल्ट्स क्या है? केंद्रीय बिंदु हमेशा चमकीला प्राप्त होगा। केंद्रीय बिंदु के दोनों ओर चमकीली क्या होंगी? वृत्ताकार बलें उपस्थित रहेंगी ज्यामितीय छाया के अंदर। ज्यामितीय छाया के बाहर एकांतर क्रम में चमकीली तथा काली फ्रिंजें प्राप्त होंगी तथा जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी चमकीली फ्रिंजों की तीव्रता क्या होती जाएगी? कम होती जाएंगी। तो ये क्या है? ये अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रताओं का वितरण। ठीक है, वृत्ताकार चकती के कारण विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रताओं का वितरण अपन को क्या बता रहा है? ये ग्राफ बता रहा है। ठीक है, ये अपना टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे वृत्ताकार द्वारक द्वारा विवर्तन।